क्वेश्चन नंबर 1 सी, इसमें देखो क्या लिखा था, शशांक फाइल्ड इज रिटर्न ऑन 26 जून 26 फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। वैसे भी पता है ना अपनी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्या है 25-26, तो उसे रिटर्न कब भरा था 26 जून। मतलब ये लेट भरा था कि टाइम पे भरा था? टाइम पे ना। और वैसे भी प्रॉब्लम साइलेंट हो ना, तो वी हैव टू अज्यूम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज 31 जुलाई, और उसके पहले ही भरा था, है ना। फिर उसने कितनी इनकम डिक्लेयर की थी? 1,90,000। लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू क्लेम एन एक्सपेंस ऑफ 4 lakhs। एक खर्चे का डिडक्शन लेना भूल गया था, उसको बाद में रियलाइज हुआ, तो उसने क्या रिवाइज रिटर्न फाइल किया? कभी 18 नवंबर को रिवाइज रिटर्न फाइल किया था। और सी, रिवाइज रिटर्न की डेट तो थोड़ी आगे ही होती है ना, क्योंकि अपने को अपनी गलती लेट रियलाइज होती है। स्टूडेंट भी कैसे अपनी गलती लेट रियलाइज करता है, तभी तो उन लोग को मल्टीपल अटेम्प्ट लगते हैं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना, तो जो तुमको बोलता हो वो किया करो, है ना। तो वैसे इसको भी अपनी गलती लेट रियलाइज हुई, तो उसने रिवाइज रिटर्न फाइल किया कभी 18 नवंबर को। लेकिन उसमें बाद में लॉस आ गया। पता नहीं, पॉइंट तुमको पढ़ाया था मैंने कि ओरिजिनली प्रॉफिट था, लेकिन बाद में रिवाइज रिटर्न में लॉस आ गया। लेकिन अभी सवाल क्या उठा इस क्वेश्चन में कि ये लॉस वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? तो सी, लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की एक ही शर्त है, क्या? रिटर्न टाइम पे होना चाहिए। लेकिन बंदा टाइम पे भरा है कि लेट भरा है, वो किससे जज करते? रिवाइज रिटर्न की तारीख के ओरिजिनल रिटर्न की तारीख? ओरिजिनल रिटर्न की तारीख। तो मेरे लिए ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और इस डेट से मैं जज करूंगा कि बंदा लेट फाइलर है कि टाइमली फाइलर है। और ये 26 जून तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले है, तो ही इज नॉट अ लेट फाइलर, दैट मीन उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और इधर क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये देखो, असेसिंग ऑफिसर ओपाइन दैट द लॉस क्लेम्ड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। मीन असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फिर क्या बोला, इज द कंटेंशन ऑफ एओ करेक्ट? कंटेंशन मतलब वो जो दावा कर रहा है, जो क्लेम कर रहा है, क्या वो सही है? सी, लैंग्वेज से तुमको फेमिलियर होना पड़ेगा, ओके। तो क्या वो सही है? असेसिंग ऑफिसर गलत है। अब सुनो, इसका आंसर सब लोग को पता है, लेकिन इसको ड्राफ्ट कैसे करना चाहिए बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है। तो सी, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिचुएशन बना के अपनी राय मांग रहे, अपना ओपिनियन मांग रहे, तो उसको पता है 3 पार्ट में ड्राफ्ट करना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन में क्या हुआ है शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप दो। इस क्वेश्चन की जो हालात है उसको 1-2 लाइन में शॉर्ट में बता दो कि इधर एक बंदा है, उससे ओरिजिनल रिटर्न तो टाइम पे भरा था, लेकिन बाद में उसने रिवाइज किया तो उसमें लॉस आ गया। शॉर्ट में लिख दे 1-2 लाइन में। फिर बाद में प्रोविजन लिखना है मेन, फिर कंक्लूजन। सो क्वेश्चन की सिचुएशन 1-2 लाइन में लिख दी, फिर प्रोविजन जो इसमें इन्वॉल्व है, एंड फिर कंक्लूजन। तो टेल मी, क्वेश्चन की सिचुएशन तो ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कैसे जैसे लिख दिया, उसका टेंशन मत लो। प्रोविजन क्या लिखोगे इधर? प्रोविजन देखो इधर ऐसे लिखना है, रिवाइज रिटर्न रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न। कुछ डायलॉग रट्टे मारने पड़ते हैं, अपनी नोट्स में है ऐसा, ओके। रिवाइज रिटर्न रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न, या फिर अपनी नोट में देखो ऐसा, बुक में एक डायलॉग ऐसा, वंस द ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड ऑन टाइम, assessee shall not be treated as a late filer just because the return is revised at a later date। ये अपनी नोट्स में देखोगे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ऐसा कैसा छापना है, ओके। ये आंसर का मेन बॉडी है, प्रोविजन। फिर बाद में कंक्लूजन लिखना है कि सिंस इन दिस केस ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे था 26 जून, तो उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड करने में उसको दिक्कत नहीं आएगी, ही कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस, हेंस द कंटेंशन ऑफ एओ इज नॉट करेक्ट। सो समझा आंसर कैसे लिखना है? ये समझ लो, क्योंकि सी हर लेक्चर तुमको होमवर्क देने वाला हूं, क्योंकि होमवर्क करोगे तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम कितने पानी में, तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है, ओके। और मैंने हर बैच में देखा, शुरुआत में होमवर्क देता हूं ना, बच्चे लोग के 1-2 लाइन में आंसर लिख के आते हैं। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन सी इनिशियली ऐसा होता है, बट इट्स ओके, वी आर नॉट लर्नेड, वी आर लर्निंग। सो लर्न। सो टुडे यू लर्न ना हाउ टू राइट द आंसर, राइट द सिचुएशन इन 1-2 लाइन, फिर जो प्रोविजन है लिखो, विथ सेक्शन लिखोगे अच्छा है, ओके। एंड फिर कंक्लूजन। इधर प्रोविजन में सेक्शन क्या आएगा? 139(3), एक्चुअली एक और सेक्शन है, सेक्शन 80।
एक्चुअली सी मैंने पढ़ाते टाइम तुमको 139(3) बोला था ना, लेकिन एक्ट में ये जो रूल है ना कि अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे भरो, ये सेक्शन 80 में लिखा है। तो तुम लोग बोले सर आपने तो 139(3) में पढ़ाया था। सी 139(3) लोगों को रिमाइंडर की तरह दिया गया है कि भाई लॉस के रिटर्न की भी अहमियत होती है, नहीं तो सेक्शन 80 है ना भड़क जाएगा। तो एक्चुअल बात सेक्शन 80 में लिखी हुई है कि अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे भरो, लेकिन ये बात का वार्निंग कौन दे रहा है? 139(3). तो दोनों सेक्शन लिखोगे तो बेस्ट हो जाएगा, मतलब अपने आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। ओके, और दोनों सेक्शन एक चीज पे बात करते तो पता कैसे लिखते हैं? सेक्शन 139(3) रेड विद सेक्शन 80। रेड विद मतलब इसके साथ उसको रीड करो, दोनों सेक्शन को रीड करोगे तो ये प्रोविजन निकलता है। ओके, तो इस तरह से आंसर पेश करना चाहिए। उसी इधर भी मैंने पहले इस क्वेश्चन की हालत को इधर शॉर्ट में लिखा है, देखो, रीड नहीं करो, समझ जाओ। और सी एग्जैक्ट एज इट यही वर्डिंग्स में आना चाहिए, जरूरी नहीं है। सिचुएशन लिख दी, प्रोविजन लिख दिया, और देखो प्रोविजन इधर लिखा है मैंने, है ना। फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या है? असेसिंग ऑफिसर का कंटेंशन करेक्ट नहीं है। उसी पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था कि ऑन 14th May 2027 राजेश रिसीव्ड अ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). सी 142(1) बोला मतलब 3 में से कुछ भी एक चीज हो सकती है, या तो उसको रिटर्न भरने बोला होगा, या अकाउंट्स प्रोड्यूस करने बोला होगा, या इंफॉर्मेशन सबमिट करने बोला होगा। लेकिन इसको क्या बोला था? टू फाइल इज रिटर्न, राय नोटिस का R फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, और बोला था कि 25 जून तक तू भाई रिटर्न भर दे कैसे भी करके। 25 जून 2027। ओके, ऐसे 25-26 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? नॉर्मली कुछ नहीं बोला, जुलाई पकड़ना चाहिए, तो 31 जुलाई 26 इज द ड्यू डेट। ओके, अज्यूमिंग जुलाई, और लेट में लेट भरना है तो 31 दिसंबर 26, तो तब तक तो रिटर्न भरा ही नहीं उसने, तब जाके उसको नोटिस आई है, और नोटिस भी क्या बोल रहा है उसको 2027 में रिटर्न भरना है। मतलब पता है उसको ये अपना AY के बाद जो 12 महीना में ड्रॉ करता हूं ना, वो वाले पीरियड में रिटर्न भरने का बोला गया है। अपने खुद से भरते तो कब भरते? AY में या जुलाई या दिसंबर तक लेट में लेट। ओके, लेकिन इसको खुद से तो नहीं भरा, नोटिस आया था, और उसको कब बोला था? 25 जून 27। मतलब कौन सा ईयर हो गया? 27-28। अपना AY तो 26-27 है, उसके भी बाद था। लेकिन बाद में वो असेसी क्या बोल रहा? देखो, ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर 31 दिसंबर ऑफ द AY। मीन्स वो क्या बोल रहा है कि तुम मुझसे अभी 25 जून 2027 को रिटर्न मांग रहा है, ये तो बहुत देर हो गया, क्योंकि लेट में लेट तो 31 दिसंबर ऑफ AY तक ही रिटर्न भरना चाहिए ना। तो आप मुझसे रिटर्न मांग रहे हो, मैं तो नहीं भरूंगा। ये असेसी का कंटेंशन है, क्या बोलना चाहिए? कंटेंशन। तो क्या वो करेक्ट है? तो क्या बोलना चाहिए? इज नॉट करेक्ट। ओके, बिकॉज इफ यू वांट टू वॉलेंटरीली फाइल द रिटर्न, देन यू हैव टू फाइल लेटेस्ट अप टू 31 दिसंबर। सी इधर है ना, कोई लोग ये भी माइंड में लेते हैं कि सर आप ये जो बोल रहे हो ना खुद से भरना है तो दिसंबर तक ही भर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो सर आर्टिकलशिप में वो अपडेटेड रिटर्न वगैरह देखते हैं, वो तो कभी भी भरते हैं। सी अपडेटेड रिटर्न एक अलग दुनिया है, उसका तो असेसमेंट भी अलग स्टाइल में अलग टाइमलाइन से होता है, उसको बीच में मिक्स मत करना। बिकॉज अपडेटेड रिटर्न मतलब इतना इजी नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू एडिशनल टैक्स पेमेंट्स। सो वो चीज बीच में अगर माइंड में आएगी ना तो उसको अभी इंटरप्ट मत करना, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि सी आई अंडरस्टैंड ऑफिस में कुछ ना कुछ काम ऐसा आता है तो तुमको मेरा स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट होता हुआ लगेगा, क्योंकि मैं बार बार क्या बोलता हूँ, अपने खुद से भरते तो दिसंबर तक ही भर सकते लेट में लेट। फिर अपने ऑफिस का कोई सीन याद आता है, नहीं यार हमने तो सुना अपडेटेड रिटर्न तो काफी टाइम तक हम लोग बढ़ सकते हैं, बट सी दैट इज एन एक्सेप्शनल थिंग एंड इट इज नॉट दैट इजी, इट इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ ह्यूज एडिशनल टैक्सेस। उसको लेके बाय द वे रिसेंटली अमेंडमेंट्स भी आए, तो वो चीज इन शॉर्ट बीच में आएगी ना माइंड में, उसको मत लाना। ओके, टाइम आने पे उसके ऊपर भी बात होने वाली है। तो अभी तो क्या बात हो रही थी, वो बोल रहा है कि इज राजेश करेक्ट? नो, ही इज नॉट करेक्ट।
because if he wants to voluntarily file, then the deadline is maximum 31st December. But here he is not voluntarily filing. It is required by the assessing officer through a notice under section 142(1). In such case, he has to reply to the notice. Otherwise, what will happen? Penalty under section 272A, rupees 10,000 plus बेस्ट जजमेंट भी होता है. तुम लोग पता है, राय नोटिस का रिप्लाई नहीं करते तो बेस्ट जजमेंट होता है, और ऐसा होता है कि बिगर शो कॉज नोटिस के होता है. ये भी बताया था बेस्ट जजमेंट में कि इफ यू डोंट रिप्लाई टू 142(1) देन यू आर नॉट इवन गिवन अ शो कॉज नोटिस. ओके. और सी इधर एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा भी है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. मैंने बोली थी अभी, और पूछा भी है. पहला कॉन्सिक्वेंस, ही विल बी लायबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A और रुपीज 10,000 पर डिफॉल्ट. In addition to this, his assessment will be done by the AO in best judgment manner under section 144. तो ये क्वेश्चन 2 था. फिर ये देखो, इसका जो सॉल्यूशन है ना, इधर मैंने लिखा है. सॉल्यूशन क्या, मैंने थोड़ा ज्यादा एलोबरेट करके लिखा है तुम लोग को एक्सप्लेनेशन ज्यादा देने के लिए. चार्ट जैसा भी बना दिया इधर. ऐसा तो अपने आईपैड नोट्स में भी था ना कि खुद से भरते तो दिसंबर तक है, डिमांड करते तो दिसंबर के बाद भी चलता है. ओके. सी ये जो सॉल्यूशंस है ना, जब तक अपनी बुक प्रॉपर रिलीज नहीं हो रही है ना, तब तक तुम लोग को मैं शेयर करूंगा. ये मोबाइल ऐप में तुम लोग देखो, सॉल्यूशन दिखेगा, ताकि तुम लोग को एग्जैक्टली देखना है तो देख सकते हो. ओके. तो ये मैंने बताया तुम लोग आंसर, और इसको कुछ बेचो ऐसा ही मुझे लिखना पड़े. आंसर रट्टा नहीं मारना है, प्रोविजन रटना है. इसको अपनी स्टाइल में लिखना है तो कैसे लिखोगे? मैंने बताया था ना आंसर कैसे देना चाहिए. पहले क्वेश्चन में क्या हुआ उसको 1-2 लाइन में लिख दो कि इस बंदे ने रिटर्न तो भरा नहीं था, फिर उसको नोटिस आ गई और नोटिस में उससे रिटर्न मांगा गया है. शॉर्ट में 1-2 लाइन में लिख दिया. फिर अपने को प्रोविजन लिखना है, और इधर मेन प्रोविजन क्या है? इफ असेसी वांट्स टू फाइल द रिटर्न वॉलेंट्रीली, then it can be filed latest up to 31st December of the AY. However, if it is demanded by the AO by way of notice under section 142(1), then it can be filed as per the demand of the AO. It can be even after 31st December. तो ये प्रोविजन लिखना है, फिर कंक्लूजन देना है. ओके. बाकी सी मैंने तुमको टेम्पलेट क्यों बनाया, ताकि तुम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाओ एग्जाम में. बाकी मेरे आंसर देखोगे ना, थोड़े टेम्पलेट से हटके यहाँ वहाँ होंगे जो चलता है, लेकिन बाद में क्या तुम लोग सोचो कैसे लिखो कैसे लिखो, कभी मन में आएगा ना तो ये टेम्पलेट बना के रखो. सिचुएशन लिख दी, प्रोविजन लिख दिया, फिर कंक्लूजन लिख दिया. ओके. नहीं, जो पूछा है वही लिखना है ना. सी एक्स्ट्रा बहुत बार के हम लोग जोश जोश में एक्स्ट्रा लिख देते हैं. आंसर उतना ही दो जो पूछा गया है. जैसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप बताओगे पलक जवेरी, फिर आपने एक्स्ट्रा बता दे मेरी ये हॉबीज है वो हॉबीज है, मतलब वो जरूरत नहीं है ना. सो व्हाट इज आस्क्ड यू टू आंसर दैट ओनली ना. सो इधर क्या पूछा था बताओ? इज राजेश करेक्ट? तो करेक्ट है कि नहीं लिखना है, बट खाली करेक्ट इनकरेक्ट नहीं, यस नो में नहीं, विद रीजन. फिर कॉन्सिक्वेंस लिखना है. ओके. फिर ये देखो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछा है, तो उसको क्या करना चाहिए? रिटर्न भरना चाहिए. फिर कॉन्सिक्वेंस, उसी क्वेश्चन को समझ के वो हिसाब से आंसर देना है. ये चीज है ना, बहुत छोटी चीज लग रही है, लेकिन पब्लिक ये भी नहीं करती. बोलो, क्वेश्चन अपना चल रहा है, कोई दूसरी दुनिया में अपना आंसर को अलग ही दुनिया में चल रहा है. फोकस ऑन व्हाट इज आस्क्ड. मैं तो पता है अकाउंट जब मैं बचपन में खुद करता था ना, मैं रिवर्स स्ट्रैटेजी फॉलो करता. क्वेश्चन में एंड में ही देखता था पहले पूछा क्या है, ये पूछा है इसके लिए मुझे ये बनाना है, उसके लिए ये करना है, इसके लिए ये, उसके लिए ऐसे रिवर्स करके करता था. सो माई फोकस यूज टू ऑलवेज बी ऑन व्हाट इज आस्क्ड. इधर प्रिसाइसली है ना 3 चीज पूछी है, करेक्ट इनकरेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉन्सिक्वेंस. उतना पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने आना चाहिए. ओके. और करेक्ट इनकरेक्ट मतलब हाँ या ना में नहीं, विद जस्टिफिकेशन. ओके. फिर सी मैं तुम लोग को पहले खुद ट्राई करने क्यों देता हूं, ताकि पता चले हम लोग कहां गड़बड़ कर रहे हैं. बाद में मैं तो सिखा ही रहा हूं. अगर ये सोचो अगर तुमको ट्राई किए बगैर डायरेक्टली मैं सिखा दिया हूं, तो मतलब तीर निशाने पे नहीं लगेगा. पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं सिखाऊंगा ना, तो उसका अलग इंपैक्ट आता है. देन सी क्वेश्चन नंबर 3 देखना. इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न फाइल्ड बाय फॉलोइंग असेसी फॉर 25-26,
यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द लास्ट डेट बाय विच इंटीमेशन कैन बी सेंट, मतलब इंटीमेशन लेटेस्ट कब तक भेजना चाहिए वो पूछा है, और क्वेश्चन में से 2 केस दिए, तो क्वेश्चन पे फोकस किया, पूछ क्या रहा है, लास्ट डेट बाय विच इंटीमेशन हैज टू बी सेंट, तो बस उसका पहले प्रोविजन आना चाहिए कि इंटीमेशन कैन बी सेंट लेटेस्ट विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विद रिटर्न इज फाइल्ड, इतना लिख दिया। अब 2 पॉइंट का आंसर लिख दो, पहले में उसने रिटर्न कब भरा था, अपनी नजरें किस पे होनी चाहिए, रिटर्न कब भरा है, तो 9 months का गिनती इज फ्रॉम द रिटर्न फाइलिंग, तो इधर उसने रिटर्न कब भरा था 13 दिसंबर 2026, उस दिन से 9 महीना नहीं गिनते, उस साल के एंड से, तो ये साल का एंड क्या हो गया 31 मार्च 2027, इसके बाद 9 महीना ऐड करोगे तो 31 दिसंबर 2027। फिर सेकेंड केस में क्या है, उसने 24 जून 2027 को रिटर्न भरा था, हाँ खुद से नहीं भरा था, राय नोटिस के रिस्पॉन्स से भरा था, चलेगा ना, अपना जो बैंगलोर में सॉफ्टवेयर है ना वो तुम खुद से भरो कि राय नोटिस के रिप्लाई में भरो, हर रिटर्न को प्रोसेस करता है वो। लेकिन इसका रिटर्न कब आया था 24 दिसंबर 27, तो यहां से अपने को एंड ऑफ द ईयर निकालना है, तो इस साल का एंड क्या होगा 31 मार्च 28 बिकम्स द एंड ऑफ द ईयर, फिर इससे प्लस 9 months, तो 31 दिसंबर 28, so 31 December 28 is the last date by which intimation can be sent। तो ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखना, ये मैंने ड्राइंग के साथ पूरा पेश किया सॉल्यूशन में, आंसर मैंने डिस्कस कर ही दिया है। यस सी, उसका डाउट क्या है कि 143(1) का इंटीमेशन है, वो 9 months में जो आता है वो अपना जो असेसमेंट की जो 12 महीने की डेडलाइन है उसके बाद आ सकता है क्या, आ सकता है। ये सिनेरियो मैंने डिस्कस किया था ना, तुम लोग मेरे साथ बिताया हुआ वक्त भूल चुके हो, तो मैं तुमको बताता हूं, कल ही हमने वो वक्त बिताया था ऐसा वाला, ये देखो। हिज डाउट इज अबाउट कि इंटीमेशन ये 12 months की जो डेडलाइन है उसके बियॉन्ड जा सकता है ना। सी 12 months इज फॉर असेसमेंट, फॉर द मेन ठोस असेसमेंट, बट इंटीमेशन तो समरी असेसमेंट में होता है विच इज एज गुड एज नो असेसमेंट, वो तो चले जाएगा, जितना लंबा भी जाना जा सकता है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन तुमने रिटर्न कब भरा है, ओके। तो एनीवे दिस वाज हिज डाउट, तो मैं किधर था, हाँ इधर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अर्जुन फाइल्ड इज रिटर्न फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 ऑन 26 जुलाई 2026, टाइम पे भरा है, ड्यू डेट क्या होती है 31 जुलाई 26, है ना, और उससे टाइम पे भरा है। फिर ऑन 16 सितंबर 26 ही रिसीव्ड इंटीमेशन अंडर 143(1), लो जुलाई में रिटर्न भरा, सितंबर में तो इंटीमेशन भी आ गया। फिर क्या था, आफ्टर रिसीविंग इंटीमेशन ही वांट्स टू रिवाइज द रिटर्न एंड यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अर्जुन एज टू वेदर ही कैन रिवाइज द रिटर्न विच इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड। रिटर्न जो प्रोसेस हो चुका उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, तो रिवाइजिंग का क्वेश्चन पूछा तो रिवाइजिंग का प्रोविजन लिखो, एज पर सेक्शन 139(5) रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड either up to 31st December of the AY or before the completion of the assessment which is earlier. In this case the assessment is not completed because summary assessment is as good as no assessment, hence he can revise up to 31st December. So even though the return is already processed and he received intimation on 16 September, still he can revise the return because till 31st December we can revise. एंड 31 दिसंबर हैज नॉट येट कम, क्योंकि उसे इंटीमेशन कब मिली थी 16 सितंबर को, तो दिसंबर तक तो रिवाइज कर ही सकता है ना। यस यू कैन राइट समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट, ये जो मैंने स्टेटमेंट है ना ये लिख सकते हैं एग्जाम में, ओके। कौन सा दूसरा, नहीं चलेगा, सी एडिशनल लिखा तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना आंसर क्या टू दी पॉइंट होना चाहिए। जैसे सिंपल बताओ, सुनो ना, इधर देखो मेरा रोल क्या है बच्चों के सामने है, बच्चों को एकदम
पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाऊं, है ना। तुम लोग का भी वही रोल होता है एग्जाम में। आज अगर मैं टीचर बन के तुम लोग के सामने गोल गोल घुमा के ये बात करो वो बात करो वो बात करो, उसमें मजा नहीं आएगा। सीधा एक सेंटेंस में मैटर कन्वे कर दिया तो कैसे अच्छा लगता है। तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एग्जाम। ओके, सो जैसे इधर मैंने बोला ना क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर ध्यान दो। क्या पूछा है? वेदर ही कैन रिवाइज इज रिटर्न विच इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड। तो रिवाइज रिटर्न का प्रोविजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और एक चीज पूछ रहे वो प्रोसेस हो चुका है, तो उसका जवाब है मेरे पास, प्रोसेस हो गया तो क्या है, समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट, है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा वो समझोगे ना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फ्रेम द आंसर। ओके, बाद में आंसर यहां वहां अपनी स्टाइल में भी फ्रेम हुआ चलेगा, बट द टारगेट शुड बी टू रीच एट द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम यू। ओके, सी ऐसे करके तुम लोग को दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प होगा। एवरी सब्जेक्ट द स्ट्रैटेजी सेम ना। तो ये रहा। फिर हाँ, क्वेश्चन 5 में ना प्रिंटिंग एरर था। ये एक्चुअली है ना, ये 24-25 गलती से मिस्टेक हो गया था, ये कट। इसकी जगह एक्चुअली इट वाज 25-26। अब पढ़ो। राजन filed his return for 25-26 on 5th December 26. His return was processed under section 143(1) and intimation was received on 12 Feb 2027. सो रिटर्न भरा था, इंटीमेशन आ चुका है। फिर ऑन 22 June 27 he received notice under 143(2) requiring him to attend the office of AO. Rajan seeks your advice as to whether he should respond to notice under 143(2) as his assessment for 25-26 is already completed under 143(1). मीन्स राजन की थिंकिंग क्या मालूम है कि भाई मेरे को तो इंटीमेशन मिल गया ना, मतलब मेरा तो असेसमेंट हो गया ना, तो मुझे अटेंड दी ऑफिस का चिट्ठी क्यों आ रहा है। तो उसको क्या बोलना चाहिए, भाई तेरा ये जो इंटीमेशन आया ना उसको साइड में रख। Intimation is a sign of summary assessment, and summary assessment is as good as no assessment. Scrutiny can be initiated even after the intimation is received. Okay, तो अभी तुम लोग सोचो इसको कैसे फ्रेम करे। टारगेट देखो पूछा क्या है, वेदर ही शुड रिस्पॉन्ड टू नोटिस। ओके, तो लिखना है ही शुड रिस्पॉन्ड टू नोटिस इवन दो he has received the intimation under section 143(1), because receiving intimation does not amount to completion of assessment, but 143(2) is a sign of regular assessment for which assessee has to reply. उसको reply करना पड़ेगा। सी आंसर प्रॉपर है और प्रॉपर जस्टिफिकेशन है ना, कैसे भी लिखो मार्क्स मिलता है। आंसर राइट होना चाहिए विद प्रॉपर इधर मेन जस्टिफिकेशन क्या है कि समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। तो इंटीमेशन आने के बाद भी अगर स्क्रूटिनी आ रही है तो उसको रिप्लाई करो। इतना भी लिख के आएगा वो 3 लाइन में तो भी मार्क्स मिलता है। आंसर की साइज मैटर नहीं करती कि मैं 10 लाइन लिखूं 20 लाइन लिखूं, जबरदस्ती कुछ तो भरना पड़ेगा ना। भरने के लिए मत भरो, मेन कंटेंट सप्लाई हो गया बस। ओके, अभी देखो उसने क्या बोला, अगर रिप्लाई नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट हो जाएगा। ये लिखना है तो लिख सकते हैं, है ना, बट इधर क्या वेदर ही शुड रिस्पॉन्ड पूछ रहे, और वो क्यों पूछ रहे, उसका 143(1) हो चुका है समरी असेसमेंट, तो उसको तो उस पर आंसर दो ना। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो ये होगा वो होगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस जैसा पूछेंगे तो बताओ। एक्स्ट्रा लिख दिया तो तकलीफ नहीं है, लेकिन जितना पूछा है उतना पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो ना। नहीं तो क्या कितने लोग सीए के एग्जाम में इतने कॉन्शियस होते हैं ना, नहीं नहीं सीए का एग्जाम थोड़ा लिखूं, जबरदस्ती लिखने में जाते हैं। एकदम कॉन्फिडेंट हो, 4 लाइन हो के 10 लाइन हो के 3 लाइन हो, अगर पॉइंट टू पॉइंट आंसर कन्वे हो गया है, आंसर विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, एंड जस्टिफिकेशन में जो प्रोविजन है जो सेक्शन है डाल सके डाल दो, बस यू विल गेट दी मार्क्स। बाकी ठीक है, आप जो बोल रहे हो ना कि उसका कॉन्सिक्वेंस लिखा चलेगा, उसको बुरा नहीं लगे एक्स्ट्रा क्यों बोल रही है।
फिर क्वेश्चन 6 देखना, जूम लिमिटेड filed its return for AY 26-27 on 6th July 26, मतलब ड्यू डेट के पहले ही भर दिया है। इसका ड्यू डेट क्या है? लिमिटेड लिखा ना, लिमिटेड मतलब कंपनी लोग का ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर के तो पहले ही भरा है। ऐसे ही डिस्कस करो, बाकी क्वेश्चन में इसका रेलेवेंस है कि नहीं अलग बात है, तो ऐसी बात हो रही है खाली कि कंपनी है मतलब ड्यू डेट अक्टूबर है, तो अक्टूबर के तो पहले ही भरा था। फिर द रिटर्न वॉज सिलेक्टेड फॉर रेगुलर असेसमेंट अंडर 143(3) फॉर विथ नोटिस अंडर 143(2) इज सर्व्ड ऑन द कंपनी ऑन 3rd July 27. स्टेट वेदर द सर्विस ऑफ नोटिस इज विद इन द टाइम। क्वेश्चन क्या पूछा उसको समझ, फिर आंसर तैयार कर। तो दुनियादारी मत देखो, पैराग्राफ के अंदर मत घुसो, लास्ट लाइन पे फोकस करो। क्या पूछा है? वेदर द सर्विस ऑफ नोटिस इज विद इन द टाइम। कौन सी नोटिस की बात कर रहे हैं? 143(2). इसका प्रोविजन क्या है? तो अपने भी कैसे प्रोविजन याद किए, तो एग्जाम में प्रोविजन लिखो पहले कि नोटिस अंडर 143(2) शुड बी सर्व्ड ऑन द असेसी और इट शुड बी रिसीव्ड बाय द असेसी। कुछ भी लिखो चलेगा, या तो लिखो इट शुड बी सर्व्ड ऑन द असेसी or it should be received by the assessee within 3 months from the end of the year in which return is filed. In this case, the assessee has filed a return on 6th of July 26. Hence, he should be served notice under 143(2) latest up to, बताओ कब तक भेजना चाहिए? 3 महीना कैसे गिने? एंड ऑफ द ईयर से ना, तो पहले इसका एंड ऑफ द ईयर क्या है? इसका एंड ऑफ द ईयर बना 31 मार्च 2027, और 3 महीने जोड़ दो तो 30 जून 2027 तक रिसीव होना चाहिए नोटिस, और उसको मिला है 3 जुलाई को, विच इज आफ्टर 30 जून। सो नोटिस इज नॉट सर्व्ड विद इन द टाइम। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ग्राइंड लिमिटेड इज एंगेज्ड इन सेल ऑफ बेवरेजेस फॉर PY 25-26 इट फेल्ड टू फाइल द रिटर्न वॉलेंट्रीली, मतलब उसने खुद से रिटर्न भरा ही नहीं। फिर आफ्टर द एंड ऑफ AY दैट इज ऑन 17 May 27 द असेसिंग ऑफिसर सर्व्ड अ नोटिस अंडर 143(2) एंड कंप्लीटेड द असेसमेंट बाय पासिंग ऑर्डर ऑन 14 July 27. डिस्कस वेदर द एक्शन ऑफ AO इज वैलिड और नॉट। एक्शन ऑफ AO मतलब AO ने क्या एक्शन लिया? उसने नोटिस सर्व किया और ऑर्डर पास किया, और मतलब यानी कि उसने रेगुलर असेसमेंट किया, तो क्या ये उसका एक्शन सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि उसने रिटर्न ही नहीं भरा था, और रिटर्न नहीं भरा हुआ होता है ना, तो रेगुलर असेसमेंट इज नॉट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। ये देखो, उसने रिटर्न भरा ही नहीं था, ये देख, और मैंने तुमको है ना कल ही पढ़ाया था, ये देखो इधर, रेगुलर असेसमेंट में रिटर्न इज मस्ट। रेगुलर का मतलब ही क्या होता है? प्रॉपर, सिस्टमैटिक, सही तरीके से होना, और चीजें सही तरीके से हो रही है तो रिटर्न तो चाहिए। जबकि असेसिंग ऑफिसर रिटर्न को भाव भी नहीं देगा, तो उससे उगलवा के सच्चाई निकलवाएगा, रिटर्न को साइड में रख देगा, लेकिन रिटर्न चाहिए। ये बात हुई थी अपनी, तो वही नॉलेज टेस्ट हुआ इधर। तो सी इधर क्या, कितने लोग पता है किधर उलझ जाते हैं? एक्शन बराबर है, उन लोग टाइम लिमिट चेक करते हैं। क्या उसने 143(2) कब भेजा था? 17 में, ठीक ठाक लग रहा है। ऑर्डर कब पास किया था? 14 जुलाई, सब ठीक ठाक लग रहा है। मैं गिन के नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसमें लोग घुस जाते हैं, हाँ सब ठीक तो लग रहा है, ठीक ही तो है। अरे क्या ठीक है? जिस बंदे ने रिटर्न ही नहीं फाइल किया है उसके साथ रेगुलर असेसमेंट की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए बताओ? एज एन एओ उसको क्या करना चाहिए? उसके 2 ऑप्शन है, रिटर्न नहीं आया था ना तो मांग लो। कैसे मांगते? बाय इशूइंग नोटिस अंडर 142(1), राय नोटिस भेज के मांगो। और वो भी मांगना एओ का कोई ड्यूटी नहीं है। एओ बोल सकता क्यों मांगू, मैं नहीं मांगने का, मैं सीधा बेस्ट जजमेंट चालू कर दूंगा, शो कॉज नोटिस दे दो। शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा ना,
क्योंकि ये बेस्ट जजमेंट इज बिकॉज ऑफ फेलियर टू फाइल द रिटर्न वॉलेंट्रीली, है ना. सो इन शॉर्ट एओ के पास दो चॉइस था. रिटर्न नहीं भरा था ना, तो रिटर्न मांग लो बाय सेंडिंग राय नोटिस. फिर उसका रिटर्न आ जावे ना, फिर भले ही तू रेगुलर असेसमेंट कर, फिर मना ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न आ गया ना. रिटर्न इज मस्ट. दूसरा ऑप्शन क्या है? टू हेल्प विद आस्किंग हिम टू फाइल द रिटर्न जस्ट बिकॉज ही हैज नॉट द फाइल द रिटर्न वॉलेंट्रीली, यू हैव गॉट राइट टू डू बेस्ट जजमेंट. क्यों बेस्ट जजमेंट में बना ये पॉइंट था, ये अपने इसके बेसिस पे भी बेस्ट जजमेंट इनिशिएट कर सकते हैं. तो वो डायरेक्टली क्या करेगा? तूने रिटर्न नहीं भरा वॉलेंट्रीली, शो कॉज नोटिस दे दो, उसके बाद बेस्ट जजमेंट कर दो. ये करना चाहिए था, लेकिन ये तो सीधा ही रेगुलर असेसमेंट की गाड़ी चालू कर दिया. तो सी इधर एक्शन ऑफ एओ वैलिड है कि नहीं ये पूछा है, तो आंसर कैसे बनना चाहिए? वैलिड तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है बताना चाहिए. तो क्यों में सी शॉर्ट में इतना भी लिखो ना, सी इन दिस केस एओ हैज डन रेगुलर असेसमेंट, but for doing the regular assessment return is must, and since in the given case assessee did not file the return, so doing regular assessment is not a valid action. फिर बाद में एक्स्ट्रा लिख दो, इतना भी लिखा तो एक्चुअली मार्क्स मिल गया, क्योंकि यही पूछा उसका एक्शन सही है कि नहीं. बाद में एक्स्ट्रा लिख दो कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन एओ शुड हैव अडॉप्टेड, वो एक्स्ट्रा में लिख दो. ही कुड हैव सेंड अ राय नोटिस. राय एग्जाम में मत लिखना, ये अपना कीवर्ड है. नोटिस अंडर 142(1) और ही कुड हैव डन बेस्ट जजमेंट. सी ये भी मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, जबकि क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है. क्वेश्चन तो क्या पूछ रहा है? उसने सही किया है नहीं किया. क्यों नहीं? क्यों रिटर्न के बगैर रेगुलर असेसमेंट नहीं हो सकता. इतना भी लिखा मार्क्स मिल जाएगा. मैंने थोड़ा एलाबोरेटिव रखा है ताकि क्या बच्चों को थोड़ा नॉलेज भी मिले ना. इससे देखो एओ को क्या करना चाहिए था लिखा है, या तो उससे रिटर्न मांग लेता या फिर बेस्ट जजमेंट कर दो. Then last question. Big Bang Private Limited is a closely held company. It filed its return for previous year 25-26 on 17th October 26. ये भी कंपनी है ना, तो ड्यू डेट क्या होता है? 31 अक्टूबर, और उसके पहले ही रिटर्न भर दिया है. फिर a notice under 142(1) was issued on 26 नवंबर 2026 requiring the assessee to furnish certain information. इंफॉर्मेशन मतलब राय का आय, राय में आय था ना, वो वाला नोटिस उसको आया होगा. राय में भी 3 तरह की नोटिस है. फिर क्या लिखा? हाउएवर द असेसी फेल टू रिप्लाई, रिप्लाई नहीं किया. फिर ऑन 4th May 27 द एओ पास्ड एन ऑर्डर अंडर 144 कंप्यूटिंग द इनकम एज पर इज बेस्ट जजमेंट. असेसी कंटेंट्स मतलब आर्ग्यू कर रहा है. दैट ऑर्डर पास बाय एओ इज नॉट टेनेबल इन लॉ. टेनेबल मतलब इट यू कैन नॉट होल्ड सच ऑर्डर इन लॉ. टेनेबल का मतलब उसको तुम कानून में होल्ड नहीं कर सकते हो, उसको सही नहीं मान सकते. नॉट टेनेबल मीन्स नॉट प्रॉपर, यू कैन नॉट होल्ड इट इन लॉ. री किसका दावा था? असेसी का, कि जो एओ ने ऑर्डर पास किया वो सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? क्योंकि एओ फेल टू इशू अ शो कॉज नोटिस. मतलब ये असेसी का आर्ग्यूमेंट है. फिर क्या पूछा है? डिस्कस वेदर द कंटेंशन ऑफ असेसी मीन्स वेदर द आर्ग्यूमेंट ऑफ असेसी वैलिड. वैलिड नहीं है. इसमें लिखना सी इन जनरल फॉर डूइंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अ शो कॉज नोटिस इज रिक्वायर्ड. However, if best judgment assessment is done due to assessor's failure to reply to notice under 142(1), then show cause notice is not required. And in the given case, assessee had failed to reply to notice under 142(1), hence show cause notice is not required. So accordingly, the action of AO is right, and the contention of assessee is wrong. See, मैं कैसे फटफट बोल, क्यों? मुझे पता है क्या चीज पे टारगेट करना है. ओके, सो अपने को क्वेश्चन देख के उसको जस्टिफाइंग आंसर देना है बस. उसी क्वेश्चन 9 में क्या था? इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 एओ डिस्कवर्ड एन एस्केप्ड इनकम ऑफ 80,000 एंड टू असेस हिज इनकम द एओ इनिशिएटेड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 एंड इशूड अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑन 4th Jan 26. इज द प्रोसीडिंग वैलिड? अब वो वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन टाइमली काम हो रहा है कि नहीं.
सी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स का एक मेन क्या है कि सब काम टाइम टू टाइम होना चाहिए, और अगर टाइम लिमिट के विद इन हो रहा है तो इट इज वैलिड. सो सी इन लोग ने नोटिस अंडर 148 कब इश्यू किया था? 4 Jan 26. तो चेक करना है कि अगर वो प्रॉपर टाइम में इश्यू किया था तो प्रोसीडिंग इज वैलिड. तो टेल मी व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग नोटिस अंडर 148? 3 years 3 months. सी 148 ए पूछा होता है ए तो 3 years बोलना चाहिए, बट ये 148 के आगे ए नहीं लिखा है, 148, तो टाइम लिमिट इज 3 years 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई. और ये भी चेक करना है एस्केप्ड इनकम कितनी है. एस्केप्ड इनकम 80,000, मतलब 50 lakhs और मोर होता तो 5 years 3 months बोलते, लेकिन इधर एस्केप्ड इनकम का अमाउंट 80,000 है, सो वी विल गो एज पर 3 years 3 months. और 3 years 3 months कहाँ से गिनना है? रेलेवेंट एवाई. रेलेवेंट एवाई मतलब जिस ईयर की इनकम हमने छुपाई थी उससे कनेक्टेड एवाई. तो हमने इनकम कब छुपाया था? 2021, वो तो प्रीवियस ईयर है, तो उसका एवाई क्या है? 21 22 विल बी द एवाई, करेक्ट ना? 21 22. तो वहां से अपने को पहले 3 साल करेंगे ना तो वो 31 March 25 आता है, और 3 महीना और लेना है, 3 साल 3 महीना है, सो दैट विल बी 30th June 25. तो 30th June 25 तक लेटेस्ट ये नोटिस इश्यू हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन लोग ने कब इश्यू किए? क्वेश्चन में देखो 4th Jan 2026. तो द नोटिस इज टाइम बार्ड. लैंग्वेज सुना क्या बोला? टाइम बार्ड. व्हाट डू यू मीन बाय टाइम बार? टाइम लिमिट से आगे निकल गया. ये सब वर्ड लिखने आना चाहिए. नोटिस इज टाइम बार्ड, इट हैज क्रॉस द लिमिटेशन ऑफ टाइम. टाइम लिमिटेशन क्रॉस कर दिया. टाइम बार्ड मतलब टाइम के बाहर चला गया, हिंदी में बोलो तो, बट वो बाहर से बाहर नहीं बना, इंग्लिश टर्म है. इट इज टाइम बार्ड. और टाइम बार्ड है तो प्रोसीडिंग वैलिड है कि इनवैलिड? इनवैलिड. सी क्वेश्चन में मैंने क्या पूछो, चेक करो, पूछा गया इधर क्या पूछा है? प्रोसीडिंग वैलिड है कि नहीं. तो ये सेंटेंस तो आना चाहिए प्रोसीडिंग इज इनवैलिड बिकॉज द नोटिस अंडर सेक्शन 148 was issued beyond the prescribed time, okay, of 3 years 3 months. Okay, see इधर 148A का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया, तो अपने को क्या समझना चाहिए? वो सब कर दिया होगा. डोंट क्वेश्चन द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन. मतलब अपना नहीं, बहुत बार ऐसा होता है अपने क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है अरे ये कैसे आ गया, ये कैसे हो गया. जैसे ये क्वेश्चन को देख के बच्चों के माइंड में आया होगा ना, 148 की बात कर रहे, 148A कहा गया, तो वो अज्यूम करना है हुआ होगा कि उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना. अब तुम बोलोगे नहीं सर उसी को लेके शायद वैलिडिटी चेक की होती, तो बराबर वो भी चेक कर सकते थे कि 148A इशू किए बिगर ही कर रहे ये, लेकिन ऐसा बोलना चाहिए ना. इन लोग वैलिडिटी का क्वेश्चन किससे हटा रहे हैं? डेट से. दे आर क्रिएटिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स, एंड इन द गिवन फैक्ट्स दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 148A. so that we assume that should have been done. okay, बट एटलीस्ट 148 जो इशू हुआ है बाद में अपना स्टेप 2, वो तो टाइम पे होना चाहिए था, वो बियॉन्ड टाइम चला गया इसलिए इनवैलिड. ओके, तो ये क्वेश्चन 9 था. देन क्वेश्चन 10, case of Samurai Limited for previous year 2021 was reopened with the reason that company claimed a deduction of 6 lakhs which was disallowed under section 40A3. you know income from business के चैप्टर में सेक्शन 40A3 क्या है? कैश पेमेंट. कभी भी 10,000 से बड़ा कोई खर्चा होता है ना, और अगर कैश में पे किया है तो इट इज डिसअलाउड. तो इन लोग के केस में कुछ ऐसा ही हुआ था कि 6 लाख का पेमेंट पूरा कैश में हुआ था, और कैश में पेमेंट हुआ है तो अपने नेट प्रॉफिट में उसको लेस नहीं कर सकते ना, लेकिन इन लोग ने डिडक्शन ले लिया. और पता है डिडक्शन गलत ले लेते हैं ना, उसको भी इनकम एस्केपमेंट मानते हैं. तुमको पता है पब्लिक को क्या लगता है? एक सेकेंड, इनकम एस्केप होना मतलब कोई इनकम ही छुपाई थी, ऐसा नहीं होता है. कभी कभी कोई खर्चा हमने रॉन्गली क्लेम कर दिया ना, उसको भी इनकम एस्केपमेंट बोलते हैं. और पता है बच्चों को डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको लगता है नहीं ये तो खर्चे का मैटर है. अरे सोच, अगर खर्चा मैंने रॉन्गली माइनस किया तो मेरा प्रॉफिट तो चौटा हो गया, एंड टू दैट एक्सटेंट मेरा प्रॉफिट टैक्स से बच निकला, तो प्रॉफिट एस्केप हो गया ना. ओके, सो माना कि मैटर एक्सपेंस रिलेटेड है,
बट एक्सपेंस तो मानो माइनस कर लोगे गलती से तो अल्टीमेट इफेक्ट इज ऑन द प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो मेरी इनकम है, तो इसको भी इनकम एस्केपिंग बोलते हैं। सी क्यों बता, क्यों कितने बच्चे लोग को है ना माइंड में क्या होता है, इनकम एस्केप मतलब मैंने कुछ कमाया था दिखाया नहीं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स हम लोग को झूठ मूठ के खर्चे भी दिखा देते हैं ना, वो भी एस्केपमेंट क्रिएट करता है कि झूठ मूठ के खर्चों से प्रॉफिट कम तो प्रॉफिट एस्केप हो गया। तो इन लोग के केस में ऐसा ही कुछ हुआ था कि इन लोग ने क्या, एक डिडक्शन 6 लाख का ले लिया जो कि एक्चुअली कैश पेमेंट था और डिडक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन लोग ने ले लिया होगा, तो उस पॉइंट से केस खुला था। फिर आगे प्रॉब्लम क्या देखो, अभी ऑन 23 जुलाई 24 समुराय रिसीव्ड अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 इन रिस्पॉन्स टू विच इट फाइल्ड अ रिटर्न ऑन 5 सितंबर 24। तो नोटिस मिला था 148, उसमें रिटर्न बोला तो रिटर्न भी भर दिया। अब पूछ क्या रहे, सी इतनी दुनियादारी में अपना फोकस क्या होना चाहिए, तेरे को चाहिए क्या बोल मुझसे, वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज आस्क्ड। तो सी व्हाट इज आस्क्ड, you are required to specify the last date by which order under section 147 should be passed। मतलब 147 का ऑर्डर लेटेस्ट कब तक पास होना चाहिए वो नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। तो जो पूछा उसी से चालू करो। ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 शुड बी पास्ड विद इन, क्या था टाइम, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर in which notice under section 148 was received by the assessee। So now you will check when was the notice received, तो लिखना चाहिए in this case notice under section 148 was received on 23rd July 24। So accordingly the order should be passed latest by, क्या आएगा बताओ, पहले इसको एंड ऑफ द ईयर करना पड़ता है, तो इसका एंड ऑफ द ईयर हो गया 31 मार्च 2025 हुआ ना, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को एंड हुआ। फिर उसमें और 12 महीने जोड़ने, तो 31 मार्च 2026 हो जाएगा। सो लेटेस्ट 31 मार्च 26 तक ऑर्डर पास होना चाहिए, बस उतना ही बोला है। सी कितने लोग है ना क्वेश्चन के फैक्ट्स में खो जाते हैं, इसका क्या करो इसका, अरे जो दिया है उसको अपने को डेटा को संभाल के रखना है, आंसर उस पर देना है जो पूछा है। So my answer should simply say the provision first, कि provision क्या है, 12 months from the end of the year in which notice under 148 was issued। फिर इस क्वेश्चन में नोटिस 23 जुलाई को इशू किया था, 23 जुलाई को रिसीव हुआ था एसएससी को, तो वहां से 12 महीना गिनोगे तो 31 मार्च 26 आ रहा है। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखना। क्वेश्चन 11 में क्या दिया था, द एओ इनिशिएटेड रीओपनिंग प्रोसीडिंग ऑन हेल्थ प्लस लिमिटेड for previous year 20 to 23 in order to disallow particular expense। tell me कोई एक्सपेंस डिसअलाउ करने के लिए रीओपनिंग किया है, मतलब इस सब का मतलब समझता है। सी रीओपनिंग इज फॉर इनकम एस्केपिंग, है ना, और कई बार क्या हम लोग कोई गलत खर्चा लेस करवा लेते हैं तो प्रॉफिट छोटा हो जाता है, तो प्रॉफिट एस्केप हो गया ना। सी एस्केपिंग का मैंने मतलब बताया था ना, एस्केपिंग मतलब या तो इनकम नहीं दिखाई या फिर झूठ मूठ का खर्चा क्लेम कर लिया, जो अलाउेबल नहीं वो भी लेस कर दिया, और एक्सपेंस भी लेस होता है तो अल्टीमेट इफेक्ट तो प्रॉफिट पे पड़ा, तो प्रॉफिट एस्केप हो गया। तो इधर क्या ऐसा कुछ हुआ होगा, एओ को मालूम पड़ा कि कोई खर्चा उसने लेस हो गया, वो कैसे हो सकता है, उसको मुझे डिसअलाउ करना है ना, क्योंकि लेस होने से इनकम एस्केप हो गई थी। यार इसका कुछ कनेक्शन नहीं, मैं तुमको खाली जनरल सेंटेंस का मतलब बता रहा हूं एक्चुअली क्या हुआ था। फिर उसके लिए उसने नोटिस भी इशू किया था 15 दिसंबर 25 को। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, एक से नोटिस टाइम पे इशू हुआ था क्या, अरे 148 का टाइम लिमिट क्या है, 3 years 3 months, गिन के बताओ, 3 years 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट एवाई। तो इसका एवाई क्या है, ये तो पीवाई है, तो इसका एवाई क्या है, एवाई 23-24 हो गया, और 3 साल कब होंगे, 30 जून 27, है ना। तो वो तो सब बराबर हुआ है, मतलब नोटिस वोटिस तो टाइम पे दिया है, लेकिन मामला कुछ और है। देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग एओ डिस्कवर्ड दैट अ कंपनी हैड रिसीव्ड रेंट इनकम फॉर द सेम प्रीवियस से 20 to 23 विच वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। मतलब कोई दूसरी इनकम का मालूम पड़ा,
एक्चुअली केस खुला किसके लिए था? कोई एक्सपेंस को डिसअलाउ करने के लिए। डिसअलाउ मतलब उसको नेट प्रॉफिट में वापस एड बैक करने के लिए केस खुला था। लेकिन बातों बातों में मालूम पड़ा कि उसने एक रेंट इनकम भी डिक्लेयर नहीं की थी। अब पूछ क्या रहे, कैन एओ असेस रेंट इनकम विच इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड? तो ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया ना, ओटी गदर का ओ, अदर एस्केप्ड इनकम। तो इसमें आंसर कैसे लिखना चाहिए? अभी कितने लोग क्या करते हैं, कैन एओ असेस रेंट इनकम, यस। कोई लोग तो सिर्फ यस लिखेंगे, कोई लोग इज्जत से सेंटेंस लिखेंगे, यस ही कैन रीअसेस। ये सब फालतू आंसर होते हैं। सही आंसर क्या? प्रोविजन के साथ सपोर्ट होना चाहिए। वो जो अपने नोट्स में पैराग्राफ है ना, वो पूरा लिखना पड़ेगा। क्या था? वंस अ वैलिड प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 147, द एओ कैन ऑल्सो असेस other escaped income which is subsequently discovered during the course of proceeding under this section, even if provisions of section 148A are not complied with in respect of other escaped income। ये लिखना चाहिए। सो बाद में कंक्लूजन लिख दो। सो अकॉर्डिंगली रेंट इनकम विच वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड कैन बी असेस्ड even if 148A and other provisions are not complied with in respect of rent income। सी रेंट इनकम पे तो डायरेक्ट अटैक हो रहा है ना। डायरेक्ट अटैक मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 वो सब तो फॉलो किया ही नहीं है, पर चलेगा, वो बाद में से ही मालूम पड़ा, उसको डायरेक्टली स्टेप 4 के अंदर टैक्सेबल करवा लो। ओके, तो सी मैंने आंसर में वही अपनी नोट्स का वो पैराग्राफ ही लिखा है, फिर लास्ट में कंक्लूजन दे दिया। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर 12, द हाई कोर्ट फाउंड दैट इनकम अक्रूड इन 1314 was wrongly taxed in the hands of Ajay whereas it should be taxable in the hands of Vijay। मतलब अजय के अंदर कुछ गलती से टैक्स आ गया था, जबकि वो किस में टैक्स होना चाहिए था? विजय में। ये हाई कोर्ट ने नोटिस किया। फिर ऑन 13th August 25 द हाई कोर्ट इशूड एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द एओ टू रीओपन द केस ऑफ विजय। विजय का केस क्यों खोलना पड़ा? कि विजय तो मस्त आराम से बैठा था, वो तो अजय की अपील में मालूम पड़ा कि ये इनकम अजय में नहीं विजय में डालनी है। तो उसके लिए फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया एओ को। तो अपने को हिंट ही मिल गया। ये क्वेश्चन में क्या टेस्ट कर रहे हैं कि अगर अपील वाले डायरेक्ट करते रीओपनिंग तो देयर इज नो टाइम लिमिट। फिर भी एक बार पढ़ लो आगे क्या पूछ क्या रहे इन लोग। ऑन 24 October 25 एओ इशूड अ नोटिस अंडर 148 टू विजय। विजय कंटेंट्स एंड इशू ऑफ नोटिस अंडर 148 इज टाइम बार्ड। टाइम बार्ड मतलब विजय क्या बोल रहे हो, टाइम लिमिट से आर पार चला गया है। लेकिन विजय सही है कि गलत है? वो गलत है, इसमें टाइम लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है। ऐसे टाइम लिमिट से बाहर क्यों लगा? क्योंकि कौन से ईयर का केस खोलने का बात हो रहा है? 1314। और रीओपनिंग कब कर रहे हैं? नोटिस कब दिया उसके लिए? देखो 24 October 25। तो ऐसे देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बट यह टाइम लिमिट डजन अप्लाई। ओके, तो इधर कैसे लिखना? मेन प्रोविजन लिखना इधर क्या चाहिए? इफ रीओपनिंग इज डायरेक्टेड बाय अपील अथॉरिटीज। सी इसको है ना लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, अथॉरिटी अंडर अपील रेफरेंस रिवीजन। तुम लोग अपने नोट्स में देखोगे ना ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, अथॉरिटी अंडर अपील रेफरेंस रिवीजन। अब वो अपील के बाद रेफरेंस क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, ये अगले चैप्टर में समझेगा। ये तो मैं क्यों बता, क्योंकि अपनी बुक में तुम लोग देखोगे ना ऐसा सेंटेंस लिखा हो दिखेगा, अथॉरिटी अंडर अपील रेफरेंस रिवीजन। तो मन में डाउट आएगा ये रेफरेंस रिवीजन क्या लिखा हुआ है, ये तुमको नेक्स्ट चैप्टर में अपने आप समझ जाएगा। ओके, अभी तुम लोग खाली इतना भी लिखेंगे चलेगा, इफ रीओपनिंग इज डायरेक्टेड बाय अपील अथॉरिटी देन देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। ओके, और 148 का ही बात करो कि 148A का तो जरूरत भी नहीं इसमें। पता है ना, कोर्ट लोग जब आदेश देते हैं तो शो कॉज नोटिस वाले स्टेप का जरूरत ही नहीं है। तो सेंटेंस क्या लिखना चाहिए? देयर इज नो टाइम लिमिट टू इश्यू नोटिस अंडर 148 इफ रीओपनिंग इज डायरेक्टेड बाय अपील अथॉरिटी। फिर बाद में लिख दो, सिंस इन दिस गिवन केस इट इज डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट देयर इज नो टाइम लिमिट, अकॉर्डिंगली विजय's कंटेंशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, कि उसका रीओपनिंग हो सकता है। सेंटेंस आंसर में क्या प्रोविजन छलकना चाहिए बस, फिर उसका कंक्लूजन आना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन 13 में दो क्या था,
assessment of Ranjan for 22-23 AY was completed under 143.3. Then on 12 July 25, AO discovered that certain income of 14 lakhs pertaining to 21-22 was not disclosed by Ranjan. This information was flagged in accordance with the risk management strategy of CBDT. अरे CBDT का जो risk management strategy है ना, that is a source of information for reopening. और उनको क्या information मिली कि certain income was not disclosed, तो income escaping का मालूम पड़ा. फिर क्या लिखा, आफ्टर कॉम्प्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ 148A द AO इशूड नोटिस अंडर 148. अच्छी बात है. फिर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग रंजन क्लेम्स. अब रंजन देखो 3 चीजें क्लेम कर रहा है और लास्ट में पूछा है क्या ये रंजन के क्लेम जायज है कि नहीं. तो सी वो क्या क्लेम कर रहा है, पहले क्या क्लेम कर रहा है, सेट ऑफ लॉस ऑफ 1 लाख रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 21-22 विच ही कुड नॉट क्लेम. मीन्स एक ऐसा लॉस है जो क्लेम नहीं कर पाया, अभी वो मांग रहा है. और एक किस ईयर का लॉस है, 21-22 प्रीवियस ईयर, और रीओपनिंग भी उसी ईयर की हुई है. अरे देखो ना, इधर AY 22-23 का केस रीओपन हुआ था ना, ये देखो ना, AY 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22. मतलब इन लोग कह रहे कि जिस ईयर का केस रीओपन हुआ था ना, उस ईयर में कोई लॉस का सेट ऑफ लेना भूल गया था. अब वो मांग रहा है, तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा. बिकॉज अगर वो भूल गया था तो उसमें उसको उस वक्त रिटर्न रिवाइज करना था, और उसने रिटर्न रिवाइज नहीं किया, तो अब वो अभी क्लेम नहीं कर सकता. इसका सपोर्टिंग क्या है, कोई सेक्शन नहीं है. एज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये लिखना पड़ता है. फिर एक और चीज बोल रहा है, एक्सपेंस ऑफ 5 lakhs विच वाज रॉन्गली डिसअलाउड बाय AO इन द रेलेवेंट AY. मीन्स रेलेवेंट AY मतलब वही किस ईयर का केस खुल रहा है, AY 22-23. तो उस ईयर में AO ने कुछ रॉन्गली डिसअलाउ किया था. ये रेलेवेंट AY समझा ना, वो ईयर जिसको अभी खोला जा रहा है उस ईयर कुछ डिसअलाउ किया था. अब वो बोल रहे हैं वो डिसअलाउ क्यों किया था, उसको अलाउ करो. तो इसका क्या बोलना चाहिए, SSC कैन नॉट री एजिटेट द मैटर्स विच आर ऑलरेडी डिसाइडेड इन द प्रीवियस असेसमेंट बिकॉज ही हैड द रेमेडी टू फाइल एन अपील एट दैट टाइम. फिर एक्सपेंडिचर ऑफ 3 lakhs रिलेटेड टू एस्केप्ड इनकम भी क्लेम कर रहा है. सी ये सब उसके क्लेम से लिखा था ना, क्लेम्स. ये क्लेम कर सकता है एस्केप्ड इनकम से संबंधित, बट एस्केप्ड इनकम की अमाउंट कितनी है, 14 लाख है ना. हाँ, तो 3 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है. वो भी रियल लाइफ में इतना आसानी से नहीं देते, वो अपने को पूरा जान डाल के प्रूव करना पड़ता है, भाई ये ऑथेंटिक खर्चे है, तो उन लोग उतना अलाउ कर देंगे. पर वो भी 14 lakhs का एस्केप्ड इनकम है, तो उससे ज़्यादा रिडक्शन मिलेगा भी नहीं. खैर ये तो इधर 3 लाख ही क्लेम कर रहा है, तो वो मिल सकता है. तो ये तीनों चीज के लिए सपोर्टिंग क्या लिखना चाहिए, सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया था. ओके ओके सी उसका डाउट मैं अभी समझा क्या पूछना चाह रहे. देखो, हिज डाउट इज समथिंग लाइक दिस. लुक, तुम लोग कोई समझे नहीं, उसका डाउट मैं बता रहा हूँ. सी इधर मैंने कल ड्रॉपिंग में तुम लोग को क्या बताया था, याद करो कि उसके साथ उन दिनों में 4 लाख रुपए की नाइंसाफी हुई थी, और अब उसकी जो चोरी पकड़ी गई है वो 1,50,000 की थी. तो ये 1,50,000 इज नेट ऑफ एक्सपेंस के ग्रॉस, नेट ऑफ एक्सपेंस. ओके, मतलब ये 1,50,000 है ना जो उसका एस्केप्ड इनकम है, उससे संबंधित खर्चा नेट वेट करके अपने को 4 लाख से कंपेयर करना है. अपने ये कंपेयर वैसे तो किए थे. अरे 4 लाख अपने 1,50,000 कंपेयर नहीं किए थे. मैंने बोला था तूने 1.5 लाख का ही झोल किया था क्या, तेरे साथ तो 4 लाख की नाइंसाफी हुई थी, तो उसको छोड़ दिया. फिर ए वाले केस में क्या था, उसने 10 लाख का लफड़ा किया था और उसकी नाइंसाफी तो 4 लाख ही थी, तो छोड़ेंगे नहीं. तो उसका डाउट क्या है, ये जो 10 लाख होता है 1,50,000 जो मेरे एग्जाम्पल में था, ये नेट है कि नहीं, ऑब्वियसली नेट. एस्केप्ड इनकम इधर जो मेरे एग्जाम्पल में थी ना, इट इज नेट ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस. एस्केप्ड इनकम के संबंधित खर्चों को नेट ऑफ करके ये आंकड़ा आया था. ओके, तो उसके माइंड में ये चल रहा था. क्लियर? एनीवेज, अपना होमवर्क जो सम है उससे कनेक्शन नहीं है, उसके माइंड में आया, तो आई एम जस्ट क्लेरिफाइंग कि दीज एस्केप्ड इनकम व्हेन वी आर
कंपेयरिंग विद द उन दिनों की नाइंसाफी, इट इज नेट ऑफ एक्सपेंस. ओके, फिर सुनो, ये हो गया ना, फिर आगे देखो जल्दी फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 में क्या है? इन द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट फॉर AY 23-24 द assessee noticed a mistake for which application 154 was moved. सी एप्लीकेशन करना इन लोगों स्टाइल में कैसे बोलते? एप्लीकेशन वॉज मूव्ड. सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड. लेकिन थोड़ी हाईफाई लैंग्वेज के एप्लीकेशन वॉज मूव्ड मतलब एप्लीकेशन किया था. 154 एप्लीकेशन किया मतलब जरूर कुछ अपेरेंट मिस्टेक होगा. ओके, एंड फिर ऑर्डर रेक्टिफाई भी हो गया था. बाद में क्या हुआ देखो, सब्सिक्वेंटली दी असेसी मूड फर्दर एप्लीकेशन, मीन्स वापस उसने एप्लीकेशन किया फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर 154 विच वॉज रिजेक्टेड बाय द AO ऑन द ग्राउंड दैट द ऑर्डर वंस रेक्टिफाइड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड अगेन. इज द कंटेंशन ऑफ AO करेक्ट? मीन्स उसने एक बार रेक्टिफिकेशन करवाया, फिर वो रेक्टिफाइड चीज को दोबारा रेक्टिफाई करवाना चाह रहा है, और उसमें AO क्या बोल रहा है? ऐसा बार बार नहीं होता है. तो AO सही है गलत है? मैंने पढ़ाया था ना कल, रेक्टिफाइड मिस्टेक कैन बी री रेक्टिफाइड, और री रेक्टिफाई को और भी आगे रेक्टिफाई कर सकते हैं, और उल्टे का री रेक्टिफिकेशन में तो टाइम भी एक्सटेंड हो जाता अपना. हाँ, फर्स्ट टाइम रेक्टिफिकेशन होता है तो ओरिजिनल ऑर्डर से गिनते हैं, लेकिन रेक्टिफाई किए हुए को री रेक्टिफाई करवाना है, सुधरी हुई चीज को वापस सुधरवाना है, तो एक्सटेंडेड टाइम मिलता है, मालूम है ना. तो इधर प्रोविजन क्या लिखना चाहिए? रेक्टिफाइड मिस्टेक कैन बी further rectified and the time limit of 4 years shall be reckoned from the end of the year in which rectified order was passed. मेरा कौन सा एग्जाम्पल था? डेप्रिसिएशन पहले ये भूल गया था तो उससे रेक्टिफिकेशन करके दिया, डेप्रिसिएशन अपने को अलाउ कर दिया. अब बाद में लफड़ा क्या, अलाउ किया लेकिन परसेंटेज गलत पकड़ लिया, तो उसके लिए हम लोग वापस रीअप्लाई कर सकते हैं, तो कर ही सकते हैं ना. लेकिन ये क्वेश्चन तो AO क्या बोल रहे हैं? नहीं वो कर नहीं सकते. ऐसा थोड़ी है, कर सकते. सीधा टाइम का ज्ञान नहीं दिखाना था, खाली इतना बोलना है कर सकते कि नहीं. यस, रेक्टिफाइड मिस्टेक कैन बी री रेक्टिफाइड. फिर क्वेश्चन नंबर 15. स्पेसिफाई द लास्ट डेट बाय विच फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकन. मतलब टाइम लिमिट का नॉलेज टेस्ट हो रहा है. ओके, तो सी पहले केस में क्या, सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ AY 26-27 टू एन असेसी हु फाइल्ड अ रिटर्न ऑन 24 October 26. पूछ कह रहे, समझा कि नहीं? ये सर्विस ऑफ नोटिस का लास्ट डेट बताओ. तो टेल मी 143(2) नोटिस का लास्ट डेट क्या होना चाहिए? 3 months फ्रॉम, बताओ, एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड. तो अपनी नजर किस पे होनी चाहिए? रिटर्न कब भरा था. तो ये देखो रिटर्न कब भरा था? 24 October 26. लेकिन उस दिन से नहीं, एंड ऑफ ईयर से, तो उसका एंड क्या हो गया? एंड ऑफ द ईयर इज 31 March 27. फिर उसमें और 3 महीना जोड़ा तो 30 June 27. दिस इज द लास्ट डेट. ओके, फिर एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक in the order passed under section 147 on 3rd May 24 in respect of 22-23 previous year. मतलब सी 22-23 का 147 असेसमेंट हुआ था, और ऑर्डर कब पास हुआ था? 3 May 24. उसमें कुछ मिस्टेक है, वो रेक्टिफाई करवानी है, तो उसकी लास्ट डेट क्या है? सी सब में यही पूछ रहे अपने को, जो करना है इन पॉइंट्स के अंदर उसकी लास्ट डेट बताओ. तो इधर पॉइंट बी में मैं चाह क्या रहा हूं? रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन करना. तो उसका लास्ट डेट क्या होता है? याद करो, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन शुड बी डन मैक्सिमम विद इन 4 years फ्रॉम का ही लफड़ा होता है, लोग भूल जाते. फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच ऑर्डर कंटेनिंग मिस्टेक वॉज पास्ड. ऑर्डर कंटेनिंग मिस्टेक, मिस्टेक भला ऑर्डर कब पास हुआ था बताओ? 3/5/24. जिस दिन ऑर्डर पास हुआ था ना मिस्टेक वाला, उसको बेस लेना है. खैर वो दिन से नहीं गिनेंगे, एंड ऑफ द ईयर.
तो ये 3 मई 24 का एंड क्या हो गया, 31 मार्च 25, और इसके बाद 4 साल जोड़ोगे तो 31 मार्च 29। तो 31 मार्च 29 इज द लास्ट डेट, तब तक हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। सी भले वो केस 20 to 23 का था, लेकिन मिस्टेक कहां पर है, मिस्टेक तो ऑर्डर में है, और वो कब पास हुआ था, 3 मई 24, तो वहां से 4 इयर्स गिनना। ओके, फिर पॉइंट नंबर सी, इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 on discovery of an escaped income of 90,000 in respect of PY 21-22 of an assessee whose original assessment was completed on 4th May 23, sorry 4th July 23। तो इधर किसकी लास्ट डेट पूछ रहे, इशू ऑफ नोटिस अंडर 148। सो 148 नोटिस इशू करने का टाइम क्या है, 3 years 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई। लेकिन एस्केप्ड इनकम 50 lakhs और मोर है तो 5 years 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई। लेकिन इधर एस्केप्ड इनकम 90,000 है तो 3 years 3 months। लेकिन कहां से गिनना है, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई। तो इधर रेलेवेंट एवाई क्या है, PY 21-22 तो PY है, तो इसका AY बनाओ पहले, 22-23 AY बन गया, AY आगे का 1 साल होगा ना। अब इसको बेस लेके करो, तो यहां से 3 साल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30 जून बोल रहा हूं, 30 जून 2026। 31 मार्च पे तो 3 साल होंगे, लेकिन हम 3 साल 3 महीने चाहिए, तो इट विल बी 30 जून 2026। समझा, मैं खाली सीधा 3 साल को जोड़ दिया उसमें। फिर पासिंग ऑफ ऑर्डर अंडर 147 in respect of AY 23-24 of Mr. X who was served notice under 148 on 30 November 25। मीन्स इधर किसकी लास्ट डेट पूछ रहे, ऑर्डर अंडर 147 पास करने का लास्ट डेट। 147 ऑर्डर कब पास होता है, विद इन 12 months फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वॉज रिसीव्ड बाय द एसएससी। तो अपने को क्या ढूंढना चाहिए, 148 नोटिस उसको रिसीव कब हुआ था। तो इधर लिखा ही है, इट वॉज सर्व्ड ऑन, सर्व मतलब उस दिन रिसीव हो गया था, तो इसको बेस लेना है। लेकिन इसका एंड ऑफ द ईयर क्या है, इसका एंड ऑफ द ईयर इज 31 मार्च 26। इसमें 12 महीने जोड़ने, तो 31 मार्च 27 हो गया। तो 31 मार्च इज द 27 इज द लास्ट डेट। लास्ट में पासिंग एन ऑर्डर अंडर 143(3) इन रिस्पेक्ट ऑफ AY 26-27 इन केस ऑफ मिस्टर Y who was served notice under 143(2) on 4th June 27। मीन्स इधर लास्ट डेट किसकी पूछ रहे, पासिंग ऑर्डर अंडर 143(3). तो 143(3) का टाइम लिमिट क्या है, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ AY। तो AY कौन सा, ये रहा, लिखा ही है 26-27, तो उसके एंड से 12 months मतलब 31 मार्च 28। तो ये क्वेश्चन बेसिकली किसके लिए था, अपना टाइम लिमिट टेस्ट करने के लिए। ओके, सी क्वेश्चंस तो क्या है, अलग अलग ट्विस्टेड वे है टू मेमोराइज द प्रोविजंस। और बच्चा अगर प्रोविजंस ही तगड़ा कर ले ना, क्वेश्चन उसको ज्यादा हिला नहीं सकता है। मेरे को पता नहीं क्वेश्चन बोलने के लिए सम था, लेकिन अल्टीमेटली नॉलेज तो प्रोविजंस का काम आ रहा है ना, तो प्रोविजन ही घिस घिस के करो। सी मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कितने बच्चों का मैंने टेंडेंसी क्या देखा इन दिनों में, इन लोग क्या प्रोविजन को हल्के में लेते हैं, सम्स ज्यादा सॉल्व करने की उनको वो रहती है, और सम करना, और अरे सम करोड़ करो मतलब नहीं है, प्रोविजन अच्छा होना चाहिए। सम्स तो हजारों बन सकते हैं, लेकिन प्रोविजन तो कुछ स्टैंडर्ड होते वही है ना। इसलिए इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग मल्टीपल न्यूमरस क्वेश्चंस, मेक योर प्रोविजंस थरो। यस, क्वेश्चन सॉल्विंग इज मस्ट, बट एक लेवल के बाद उसी के अंदर घुस गए ऐसा नहीं, प्रोविजन को तगड़ा कर दो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन तो कुछ अलग ही होगा ना। कितने लोग बोलते हैं मेरे को ये भी करना, अरे मैं देखा कितने लोग का, मेरा लिटरली उनको समझा समझा के थक गया, ये क्वेश्चन बैंक करना, वो करना, इतना भर भर के करना। मेरा भाई एग्जाम में अलग ही क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है ना, तो चलो अपने मैक्सिमम क्वेश्चन तैयार कर लो ताकि जैकपॉट लग गया। तो सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कुछ अलग ही क्वेश्चन आएगा।
तो उसका सॉल्यूशन क्या, प्रोविजन अच्छे करो ताकि एग्जाम में जो गूगली बॉल आया ना उसको भी हम लोग फेस कर सकते हैं। ऐसा ये हो गया, बस ना, इतना ही था।